होटल के हॉल में अंधेरा देखकर वाणी ने निश्चय के हाथ में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया और दांत पीसते हुए हल्के से बोली, निश्चय तुम्हें पता है मुझे अंधेरा पसंद नहीं, फिर भी ऐसी जगह पर लेकर आओगे मुझे मालूम नहीं था। वह आगे और कुछ बोलती, तभी अचानक से पूरा होटल रोशनी से जगमगा उठा और सबके एक साथ चिल्लाने की आवाज आई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब वाणी ने निश्चय से नजर हटाकर सामने देखा तो पाया कि उसके सामने मिनी, तरुण, मिस्टर और मिसेज थापड़ मुस्कुराते हुए खड़े थे और पूरा हॉल भी मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। अब उसे समझ में आया कि ये बर्थडे का सरप्राइज था। वैसे सरप्राइज उसे बचपन से ही कुछ खास पसंद नहीं था। अक्सर मिनी के सरप्राइज पर वह नाराज भी हो जाया करती थी, लेकिन आज उसे पता नहीं क्यों इस सरप्राइज पर गुस्सा नहीं आया। उसने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा और निश्चय का हाथ पकड़े ही अंदर आ गई। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। उसकी सजावट भी ठीक वैसी ही थी जैसी वाणी को पसंद थी। शायद इसीलिए मिनी अपने मम्मी पापा के साथ पहले यहाँ आई थी। कुछ ही देर में वाणी ने केक काटा और फिर पार्टी शुरू हो गई। आज मन में कोई नाराजगी नहीं थी सरप्राइज को लेकर, इसीलिए वो मिनी, तुषार और निश्चय के साथ ही एंजॉय कर रही थी। तभी दरवाजे पर नजर पड़ते ही मानो वाणी की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। रूही हाथ में फ्लावर बुके लेकर वाणी के पास आकर निश्चय के बगल में खड़ी होती हुई वाणी को बुके पकड़ाया और बोली, हैप्पी बर्थडे वाणी। वाणी ने भी मुंह बिचकाते हुए बिना मन के ही उसे थैंक यू बोला। वाणी के चेहरे का बिगड़ता हुआ भाव देखकर तुषार और मिनी की हंसी निकल गई और फिर दोनों ने खुद को संभालते हुए डिनर का बहाना बनाकर वहां से निकल लिए। अब अगर वहां कोई था तो निश्चय, वाणी और दोनों के बीच खड़ी रूही। अब रूही ने वाणी की तरफ देखते हुए ही निश्चय से बोली, चलो डांस करते हैं। निश्चय मना करने को हुआ ही था कि रूही उसका हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ चल दी जहां बाकी के कपल्स डांस कर रहे थे। निश्चय ने चारों तरफ नजर घुमाई जहां एक तरफ वाणी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी और दूसरी तरफ मिस्टर थापड़ की नजर भी उन दोनों पर ही थी। उसने चुपचाप रूही के साथ डांस करना ही सही समझा। डांस के स्टेप पर थिरकती हुई रूही को निश्चय के इतने करीब देखकर वाणी को लगा जैसे किसी ने उसे अंगारों पर लिटा दिया हो। मारे जलन के उसने अपनी नजरें दूसरी ओर फेर लीं। देखते देखते ये रूही डांस करते करते एक दिन तेरे सपनों पर भी घुंघरू बिखेर देगी और तू ऐसे ही नजर फेरती रहना। कान के पास हल्के से बोलती मिनी दिलचस्पी से अपने भाई और उसकी मंगेतर को देख रही थी। उसके चेहरे में कोई खुशी के भाव नहीं थे, लेकिन वाणी को चिढ़ाने के अंदाज में वो फिर से बोली, तू बस देख, मैं तो पहले ही बोल रही थी मैं तेरा सपोर्ट करूंगी, तू चाहे जो कर, लेकिन तू है कि प्यार का तू एहसास कराएगी। अब देख, तेरा तो पता नहीं, लेकिन कहीं दूसरे के एहसास में खो ना जाए तेरे सपनों का राजकुमार। बोलती हुई मिनी ने वाणी के कंधे पर हाथ रख दिया और उसे आंख घुमाते हुए चिढ़ाने लगी। वाणी बस कुड़कर रह गई। अरे मैडम, ये आपके लिए नहीं है, निश्चय साहब ने मना किया है। आपके लिए इधर ऑरेंज जूस रखा हुआ है, ये ऑरेंज जूस अपने साहब को ही पिला देना। जब वह थक कर यहाँ आएंगे तो उन्हें एनर्जी की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसीलिए अपने सर को बोल देना अपना ध्यान खुद तक और अपनी मंगेतर तक ही सीमित रखें। मुझ तक पहुँचने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है। बोलती हुई वाणी ने किनारे में रखे हुए गिलास को उठाकर एक ही सांस में पी गई। ऐसा लगा जैसे गले में किसी ने तेजाब उतार दी। मारे जलन के उसने एक बार फिर से स्टेज में कपल डांस करते हुए उन दोनों को देखा और एक के बाद एक गिलास गले के नीचे उतारती चली गई। बेख्याली में उसने कई गिलास विस्की के पीती चली गई। कुछ देर बाद मिनी तुषार के साथ बात करते हुए किनारे के काउंटर पर जैसे ही पहुंची, सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। लाल लाल दहकते अंगारे सी आंखें, बुझे हुए चेहरे में गुस्से और जलन के मिले जुले भाव देखकर मिनी को जैसे सदमा लग गया। उसकी नजरों का पीछा कर तुषार ने जैसे ही वाणी की तरफ देखा, उसके पास आकर बोला, ए पागल, क्या कर रही है? अरे भाई, आप हो? नहीं, कुछ भी नहीं, क्या ही कर सकती हूँ, उसने लड़खड़ाती आवाज में बोला। तुषार को उसकी नशे में लड़खड़ाती आवाज से ही समझ आ गया कि वाणी होश में नहीं है और काफी ज्यादा पी रखी है उसने मिनी की तरफ देखकर दांत पीसते हुए बोला, तुम दोनों कॉलेज क्या गई? पूरी बेबड़ी ही बन गई। अंकल देखेंगे तो जान ले लेंगे। स्कूल से निकली नहीं, ये सब करने लगी हो। और निश्चय तुम दोनों को नहीं रोकता।
अरे चिल भाई, आज पहली बार पी है उसने, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गलती से पी होगी उसने। एक काम करती हूँ, उसे घर लेकर जाती हूँ, यहाँ रहेगी तो माँ पापा देखेंगे और बिना मतलब ही हंगामा हो जाना है। यहाँ का देख लेना, हम लोग घर जाते हैं। पापा को बोल देना काफ़ी लेट हो रहा था, हमको कॉलेज भी जाना होता है, इसलिए घर चले गए। बोलते हुए मिनी ने तुषार को आस भरी नज़र से देखा। कोई जरूरत नहीं है अकेले जाने की, मैं तुम दोनों को घर छोड़ दूंगा, कुछ देर वेट करो, थोड़ा छूट दे दो, फिर देखो क्या क्या देखने को मिल जाता है। ओह भाई, अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला, ना आपने शादी की ना हमने भाभी देखी, और एक ने शादी का फैसला भी लिया तो पापा जी की मर्जी से। मैंने तो भाई के लिए ऐसी लड़की सोचा था जिसकी मुझसे खूब बने, पर देखो ना, ऐसी लड़की ला रहे हैं जिसकी मुझसे क्या उससे भी नहीं बनेगी। मिनी ने मुंह बिचकाते हुए बोला। अब तुषार ने आंखें बड़ी करते हुए मिनी के सर पर एक चपत लगाते हुए बोला, ए बस कर दे मेरी माँ, पागल की तो सिर्फ पागल से ही बनती है, और तेरी जैसी पागल की तो बस इस बाड़ी से बनती है, तो इसी से शादी करा देगी क्या निश्चय की। तुषार ने तो ये बात ऐसे ही कह दी थी, लेकिन उसकी बात सुनकर इस बार जवाब बाड़ी ने दे दिया। अरे मुझसे शादी कर लेगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, क्या कमी है मुझ में। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मुझसे शादी करते ही निश्चय किसी कुएं में ही गिर जाएगा। अमिनी ने बात संभालते हुए तुषार को बोली, भाई जाना, बात कर माँ पापा से, इससे पहले कि बाड़ी नशे में जाकर स्टेज पर ही कुछ न करने लग जाए और पापा की इज्जत पुराण की धज्जियां ना उड़ जाएं। अरे ओ महारानी, ये क्या कर ली, तू तो ऐसे देवदास बन गई जैसे भाई की आज ही शादी हो गई। बोलते हुई मिनी बाड़ी को संभालने लगी। शादी तो नहीं हुई, लेकिन देखना तेरा भाई कैसे चिपक चिपक कर उस रूही से रूह मिला रहा है। अरे मेरे तो पास आते ही ऐसे भागता है जैसे स्टेशन से गाड़ी, मुझ में क्या कांटे लगे हैं। मेरे तो साथ खड़े होने में चारों तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि हम दोनों के एक साथ होने से इस शहर में वर्ल्ड वार चालू हो जाएगा। मुझे बहुत रोने का मन कर रहा है मिनी, मेरे सामने वह दूसरी लड़की के साथ डांस कर रहा है। देख लेना, तेरे भाई का यही हाल रहा ना तो सच में एक दिन इसे भूल जाऊंगी, रोता रहेगा और मैं पहचानने से भी इनकार कर दूंगी। तूने देखा ना, हर जगह बेइज्जती कर देता है, फिर भी अपना प्राउड साइड में रखकर इसके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ। इतना भी कठोर दिल होने की क्या जरूरत है। देखो तुम दोनों अब कोई तमाशा मत करना, घर पर रहना, और हाँ मिनी, इस पागल का ठीक से ध्यान रखना। मैंने हाउसकीपर आंटी को रात यहीं रुकने को बोल दिया है, क्योंकि हमको नहीं पता कि हम लोग कितने टाइम में फ्री होंगे। पार्टी के गेस्ट को तो नहीं भगा सकते ना, और फिर रूही के पेरेंट्स क्या सोचेंगे। तुषार ने दोनों के सर पर हाथ फेरा और दरवाजा लॉक करने की बोलकर वापस चला गया। देखो रूही, बस बहुत हुआ, मुझे कंफर्ट फील नहीं हो रहा। बोलते हुए निश्चय ने रूही का हाथ अपने सीने से हटाया। अरे बस, सीने पर हाथ रखा और 15 मिनट डांस किया, इतने में ही अनकंफर्टेबल फील करने लगे आप। जब मेरी एक उंगली की छुअन खुद पर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो खुद पर क्या अधिकार दे पाओगे। शादी कर लोगे, क्या शादी की वैल्यू रख पाओगे। सिर्फ नाम के लिए रिश्ता नहीं चाहिए मुझे, अभी भी वक्त है मिस्टर निश्चय थापड़, अपने फैसले सुधार लो। क्या पता फिर मौका मिले ना मिले, और मिले भी तो देर हो जाए। सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से नसीब होता है, और किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिनका प्यार उन्हें सबसे ऊपर रखता है, बिना अपनी फिक्र किए, बिना अपनों की फिक्र किए, बिना समाज की फिक्र किए। मैंने देखा है उस लड़की का तुम्हारी तरफ झुकाव, इससे पहले वह झुककर टूट जाए। संभाल लेना उसे, मेरा काम था तुम्हें समझाना, अब अपने लिए सही और गलत सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना बोलकर रूही झटके से निश्चय से दूर होकर स्टेज से नीचे उतर आई। निश्चय भी कुछ सोचकर स्टेज से नीचे जैसे ही आया, नजरें चारों तरफ घुमाई, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून उसे नजर नहीं आया। सामने बाहर से आते तुषार पर नजर गई तो उसकी तरफ बढ़ गया। अरे रूही बेटा, डिनर किया आपने। बोलते हुए मिस्टर थापड़ ने रूही के सर पर प्यार से हाथ फेरा तो वहीं पूजा जी उनके पास आते हुए बोली, चलो बेटा हम डिनर करा दें आपको। देखो बेटा, हमारी बात का बुरा मत मानना, लेकिन क्या सच में आप इस शादी से खुश हैं। क्योंकि हमें भी इतना तो समझ आ जाता है कि किसके चेहरे में क्या भाव है, पर आपके चेहरे पर तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जैसे आप बस फैमिली के दबाव में शादी कर रही हैं। हमारा छोड़िए आंटी जी, हम तो दूसरे की बेटी हैं। एक बार अपने बेटे का चेहरा भी पढ़िए, क्या वह सच में हमसे शादी करना चाहते हैं। पूजा जी ने हैरान होते हुए सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा और कुछ सकपकाते हुए बोली,
कहना क्या चाहती हैं बेटा आप? क्या अब भी मुझे कुछ कहने की जरूरत है? अगर मुझे 2 दिन में समझ में आ सकता है कि आपके बेटे के दिल में क्या है, तो क्या आप इतने सालों से अपने बेटे को नहीं जान पाई? रोक दीजिए ये सब तमाशा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इतना बोलकर रूही वहां से निकल गई और छोड़ गई पीछे परेशानी पर बल पड़ते चेहरे के साथ मिसेज पूजा थापड़ को। उन्होंने मिस्टर थापड़ की तरफ देखा, जो अब भी सबके साथ खुशी खुशी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अरे तुषार कहाँ से आ रहा है? जहन्नुम से। करता क्या रहता है तू? अरे तेरे भरोसे लड़कियां छोड़ दें तो हो गया काम। ये लड़कियां वैसे भी खुद को संभाल नहीं पाती, चली हैं नशा करने। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? 2 बच्चियां नहीं संभाली जाती तुझसे। अरे लेकिन हुआ क्या है? कुछ बताएगा या पहेलियां बुझाता रहेगा? निश्चय ने प्रश्नवाचक ढंग से तुषार की तरफ देखा। होना क्या था? एक ने जी भरकर बिस्की पिया था और नशे में झूम रही थी, वहीं दूसरी उसकी सपोर्टर बनी थी। घर छोड़कर आ रहा हूँ, दोनों को सख्त हिदायत दी है, घर से बाहर नहीं निकलना है और चुपचाप सो जाना है। सोच अगर अंकल ने देख लिया होता तो क्या होता? उनके साथ साथ हमारी खैर नहीं होती। तूने क्या इंतजाम किया था कि बेटर ने उन्हें ड्रिंक सर्व कर दी? गुस्से से तमकता हुआ तुषार निश्चय को सुनाकर आगे बढ़ गया। मैंने पूछा किसने उसे ड्रिंक सर्व किया था? गुस्से में निश्चय का चेहरा लाल पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर और वहां शांति रही तो सामने खड़े 5 वेटर की पीट पीट कर जान निकाल देगा। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सारे गेस्ट अपने घर जा चुके थे। मिस्टर एंड मिसेज थापड़ भी घर जा चुके थे, तुषार भी जा चुका था। लेकिन जाते जाते मिनी और बाड़ी से हुई सारी बातें उसे बता दी थीं। निश्चय ने काम का बहाना बनाकर वहीं रुकने का फैसला किया था। एक तो पहले से ही वो थोड़ा परेशान था, ऊपर से बाड़ी की बात सुनकर उसका पारा और चढ़ गया था। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बाड़ी को ड्रिंक किसने सर्व की थी? इस बार निश्चय की आवाज पहले की अपेक्षा ज्यादा तेज थी। 5 की कतार से निकलकर एक वेटर सर नीचे किए हुए जाकर निश्चय के सामने खड़ा हो गया। निश्चय उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। तभी वेटर ने रोनी सी आवाज में बोला, सर हमारी कोई गलती नहीं है। उस छोटी हाइट की लड़की की जुबानी बहुत लंबी थी, हम क्या करते? इसके पहले निश्चय कुछ और बोल पाता, उसके कानों में वेटर की आवाज फिर से पड़ी, ये ऑरेंज जूस अपने साहब को पिला देना। जब वह थक कर यहाँ आएंगे तो उन्हें एनर्जी की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसलिए अपने सर को बोल देना अपना ध्यान खुद तक और अपनी मंगेतर तक ही सीमित रखें। मुझ तक पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है। सर, उस लड़की ने ठीक ऐसा ही मुझे बोला जब मैंने उसे कहा कि सर ने मुझे आपको ये सब देने से मना किया है और आपके लिए ऑरेंज जूस है। बाड़ी और उस वेटर की बात जब वेटर ने ठीक उन्हीं शब्दों में कॉपी पेस्ट कर निश्चय को सुना दिया तो ये सब सुन हैरानी से निश्चय की आंखें बड़ी हो गईं। उसने उन सबको जाने का ऑर्डर दिया और खुद भी घर के लिए निकलने लगा। अभी घर वालों को गए हुए मुश्किल से 20 मिनट ही हुए होंगे तो उसने भी घर जाने के लिए अपनी बाइक में चाबी लगाई और निकल गया। वह इसी बाइक से तो बाड़ी को लेकर यहाँ आया था। सुनना मिनी, देखना तेरा भाई कितना पत्थर दिल है, कोई फीलिंग नहीं है उसके अंदर। मैं खड़ी रही और वह उस लड़की, हम क्या नाम है उसका? हाँ रोही, रोही नहीं रूही यार, हाँ यही, उसके साथ चिपक चिपक कर डांस कर रहा था। मेरी छुअन से तो मानो उसे बिच्छू डंक मारते हों, लेकिन उसके पास तो ऐसे जाता है जैसे वह चुंबक और ये लोहे का टुकड़ा हो। देख बाड़ी, अब सो जा, माँ पापा भी आ गए हैं, अब तो उन्होंने सुन लिया तो सामत आ जानी है हमारी। मुझे समझ नहीं आ रहा तूने ड्रिंक क्यों कर ली? अगर पार्टी में किसी ने देख लिया होता तो? वह तो शुक्र है भगवान का, हमें सिर्फ तुषार भाई ने देखा, वरना और अगर भाई ने देख लिया होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता तेरे भाई से, कुछ भी ना होता। और बात अगर मेरे मैटर की है तो मेरे मैटर पर तो कुछ ना ही होता। मैं तो चाहती हूँ कुछ हो जाए ताकि मेरी उससे शादी हो जाए और वह रोही रास्ते से हट जाए। बोलती हुई बाणी ने मिनी को खुद की बाहों में कस लिया। ऐ बाड़ी छोड़ मुझे, मैं निश्चय भाई नहीं हूँ जिससे लिपटी जा रही है। ऐसे चिपकती रही तो मैं चली जाऊंगी यहाँ पर से। यार बाड़ी, मुझे सच में नींद आ रही, प्लीज सोने दे मुझे। अच्छा एक काम कर, तुझे भाई की याद आ रही है ना? बाड़ी, हाँ। मिनी, तू जा भाई के कमरे में सो जा, सब घर आ गए हैं। वैसे भी भाई अब घर आने से रहा, आज सो जा और मुझे भी सुकून से सोने दे, वरना रात भर मुझे परेशान करेगी। बाड़ी, ठीक है मैं जाती हूँ। इतना बड़ा कमरा और रहने वाला सिर्फ एक, ये तो नाइंसाफी है मिलॉर्ड।
बोलते हुए बाणी ने निश्चय के कमरे में लगी बड़ी सी तस्वीर को हाथ दिखाया, जैसे कि तस्वीर वाला जज ये कमरा कोर्ट रूम और बाणी खुद वकील हो। पूरे कमरे में घूमते हुए उसने हर चीज का मुआयना ऐसे किया जैसे उसके हाथ कितना कीमती खजाना लग गया हो। चारों तरफ ताका झांकी करने के बाद बाणी ने एक बार फिर नजर उसी तस्वीर की तरफ दौड़ाई। तस्वीर में और कोई नहीं, निश्चय ही था। वह उसे देखते देखते ही बोली, इतने निष्ठुर क्यों हो तुम? मुझे तुमसे अलग करके कौन सा मुकाम पाओगे? क्यों नहीं हो सकते तुम मेरे? इन सब के बाद बाड़ी जाकर निश्चय के बेड पर लेट गई। तभी उसके नाक से एक मदहोश कर देने वाली खुशबू टकराई। लेटे लेटे ही उसने अपनी नसीली आवाज में बोला, लो बताओ, तुम्हारी खुशबू भी तुम्हारे बेड पर तुम्हारा एहसास कराती है, और एक तुम हो सारे एहसासों से परे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मिनी के साथ अपने कमरे में होना चाहिए। अब बाड़ी ने करवट लेकर आवाज की तरफ आंखें मलते हुए देखा। सामने निश्चय गुस्से में खड़ा था। निश्चय को देख बाड़ी बेड से खड़ी हुई और निश्चय की तरफ बढ़ते हुए बोली, यूं ख्वाबों में ही हर बार दस्तक क्यों? कभी हकीकत में भी इस तरह सामने आया करो। उसके पास आकर बाणी ने निश्चय के कमर से अपनी बाजू लपेट ली और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। ये क्या कर रही हो? बाणी के हाथ अपने इर्द गिर्द पाकर निश्चय ने हड़बड़ाते हुए बोला, जो ये समझ ही नहीं पाया था कि बाणी आधी नींद में उसे सपना समझकर ऐसा कर रही है। क्या क्या कर रही हूँ मैं? अच्छा हाँ, मेरी हाइट कम है ना, इसीलिए गले तक हाथ नहीं जा पाएगा। जहाँ तक पहुँच गया मैं उतने में ही खुश हूँ। उसकी आवाज में नशा साफ झलक रहा था। ना चाहते हुए भी निश्चय ने उसे खुद से दूर कर बेड पर लिटा दिया। उसके पास बैठकर उसे निहारने लगा। बस एक हाइट की ही कमी थी उसमें, इसी वजह से वह बच्ची लगती थी। उसने वही ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी जिसे पहनकर वह निश्चय के साथ मंदिर गई थी। सादगी में भी बहुत ही खूबसूरत लगती थी। निश्चय ने उसे गौर से देखा, फिर उसकी तरफ झुककर हल्के से उसके माथे पर अपने होठों से प्यार भरा स्पर्श छोड़कर उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बजे निश्चय वापस अपने कमरे में आया और बाणी को उठाते हुए बोला। बाणी ने धीरे से आंखें खोली और दोबारा बंद कर दी। फिर अचानक से उठकर बैठते हुए बोली, तुम? निश्चय कड़क लहजे में, हाँ मैं। बाणी, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? इस बार निश्चय ने उसे बिना जवाब दिए एक आइब्रो उठाकर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगा, जैसे कह रहा हो, एक बार अपने चारों तरफ देख तो लो। फिर अचानक से जैसे उसे रात की बात याद आई तो उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वह निश्चय के कमरे में उसी के बेड पर बड़े आराम से फैली पड़ी थी। उसने खुद को संयत करते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ? तुम नहीं थे घर पर तो मैं यहाँ पर सो गई। अब मैं और मिनी भी तो बड़ी हो गई हैं, हम दोनों को अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए। इतना बोलकर उसने बिना निश्चय की बात सुने ही अपने और मिनी के कमरे की तरफ ही बढ़ गई। घर पर आजकल रूही और निश्चय की शादी की तैयारियां चालू थीं। इस बीच कई बार पूजा जी ने निश्चय से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उन्हें साफ मना कर दिया था। ऑफिस में बैठा निश्चय गहरी सोच में डूबा था कि तभी उसके केबिन में रूही ने कदम रखा। तो जूनियर मिस्टर थापड़ ने क्या सोचा है? कुछ भी नहीं। अब तुम्हें भी बोल रहा हूँ, शादी नहीं करनी है तो अपने पेरेंट्स से बात करो, और अगर नहीं कर सकती तो चुपचाप मंडप पर मिलना। मैं अपने पापा को और नाराज नहीं करना चाहता। इतना बोलकर उसने फाइल में सर डालकर ऐसा दिखाया जैसे कितना बिजी है। रूही गुस्से में, ओके फाइन, मैं तो तुम्हारा ही सोच रही थी, लेकिन अगर मैं एक बार मंडप में पहुंच गई तो तुम चाहकर भी इस रिश्ते से पीछे नहीं हट सकते। इतना बोलकर वह पांव पटकती हुई बाहर निकल गई। उसके जाते ही बाणी ने कदम रखा और जाकर निश्चय के सामने वाली सीट पर बैठ गई। मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बोलकर उसने बिना सामने देखे ही एक बार फिर फाइल पर काम करने लग गया। लेकिन मैं तुमसे बात किए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। आवाज सुनते ही निश्चय ने सामने देखा तो हैरान रह गया। सामने बाड़ी बैठी उसे ही घूर रही थी। ऑफिस में बैठे दोनों जैसे किसी बात पर डिस्कस कम झगड़ा ज्यादा कर रहे हों। बाड़ी, आज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सच में उसे शादी करना चाहते हो? निश्चय, एक बात बताओ बाड़ी, तुम्हें पता है मेरी और तुम्हारी उम्र में कितना अंतर है? बाड़ी ने हैरान होते हुए निश्चय को देखा और बोली, 18 साल का तो नहीं है ना? और तुम्हें उम्र का क्या करना है? प्यार की सीमा उम्र की सीमा से परे है। निश्चय, देखो बाड़ी,
तुम्हें लेकर मेरे मन में कोई ऐसी भावना ही नहीं है। तो प्लीज अब ये बचपना छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो, जो हम दोनों के लिए बेहतर है। बाड़ी, अब मुझे सच में लगता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो फिर तुम्हें पता है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, जो तुम्हारी सोच से बाहर की चीज है। जो करना है करो, बस मेरा दिमाग खराब मत करो। बोलते हुए निश्चय अपनी चेयर से उठा और केबिन से बाहर चला गया। वहां बैठी बाड़ी बस दांत दबाकर रह गई। निश्चय रूही को लेकर शॉपिंग पर चले जाना। उसके पापा का फोन आया था। पापा, मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं करने के लिए, जिसे शॉपिंग करनी है खुद जाकर कर ले। अभी उन दोनों में बात बहस की हद तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी नाश्ते की टेबल पर बाड़ी और मिनी बैठते हुए बोली, मिनी, वह पापा, हम लोग पूछ रहे थे कॉलेज ट्रांसफ़र कराने का। मिस्टर थापड़, क्यों, यहाँ क्या दिक्कत है? वह एक्चुअली तुषार भाई ने बोला है हम दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए। वहाँ की पढ़ाई ज़्यादा बेटर है, फिर कॉलेज भी वहाँ का बड़ा है। और अंकल, आप ही तो कहते हैं आपका फ्यूचर आपके एजुकेशन पर डिपेंड करता है, तो हम लोग अब अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस होना चाहते हैं। इस बार जवाब बाणी की तरफ से आया था। इस बार चौंकने की बारी निश्चय की थी, जिसने हैरानी से नाश्ता छोड़कर बाड़ी को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। चेहरा सपाट किए वह चुपचाप नाश्ता कर रही थी। एक बार भी उसने निश्चय की तरफ नहीं देखा। निश्चय की शादी के बाद चले जाना। बोलते हुए मिस्टर थापड़ ने दोनों की तरफ देखा। पापा, हम भाई की शादी तक नहीं रुक सकते। इस बार मिनी ने बोला, लेकिन बेटा ज्यादा दिन नहीं है, कुछ दिन की तो बात है। नहीं अंकल, जो काम करना है वो टाइम पर कर लें, वही ठीक रहेगा। और वैसे भी हम निश्चय की मंगेतर से तो मिल ही चुके हैं। बाड़ी जैसे अपना फैसला सुनाने के मूड में थी। हम ठीक है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बोलते हुए मिस्टर थापड़ ने जूस का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। अंकल प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिएगा, 2 दिन में तुषार भाई निकल जाएंगे यहाँ से। बोलते हुए बाड़ी ने मिनी का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर निकल गईं। ये क्या, दोनों ने नाश्ता भी नहीं किया। जब देखो तब हड़बड़ी में रहती हैं। अब फिर बाहर से कुछ खाकर आएंगी, पर तू निश्चय रोक नहीं सकता था उनको। बोलते हुई पूजा जी निश्चय को गुस्से से देखने लगी, जो बस अभी अभी पूजा और मिनी को नाश्ता सर्व करने आई थी। वो डाइनिंग टेबल के पास पहुंच पाती उनके पहले ही दोनों वहां से निकल चुकी थी। मिनी, अब तू क्या करेगी? बाड़ी, करने के लिए कुछ बचा है? तेरा भाई बात सुनने को तैयार नहीं। मुझसे दूर जाने के लिए इतना मचला जा रहा है कि किसी अंधी गूंगी बहरी और लड़की नहीं मिली तो किसी लड़के से ही शादी कर लेगा, लेकिन मुझसे शादी नहीं करेगा, मुझसे प्यार नहीं करेगा। उसने मुझे साफ साफ बता दिया है। बोलते हुए बाड़ी का गला रुंध सा गया था। मिनी, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तुझे भाई से ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा, वह तेरे लायक ही नहीं है। बाड़ी, लेकिन वह मेरे मन में बसता है, साथ ही इस जिंदगी में उसे भूल नहीं पाऊंगी। मिनी, तू चल, मैं तेरे लिए भगवान से दुआ करूंगी कि तेरी याददाश्त चली जाए। बोलते हुए मिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बाड़ी उसकी पीठ पर घूंसे मारने लगी। बाड़ी, बेवकूफ़, फिर मैं तुझे भी भूल जाऊंगी और मैं तुझे सपने में भी नहीं भूलना चाहती। तेरे दोस्ती के लिए मुझे तेरे नाम और पहचान की भी जरूरत नहीं है। तुम हमेशा मेरी फ्रेंड रहोगी। दोनों एक दूसरे के गले लगती हुई पानी पूरी के ठेले पर एक बार फिर शर्त लगा रही थी कि कौन कितनी खा सकता है। क्या हुआ भाई, क्यों बुला लिया? 3 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है, तुझे पता है ना। अरे तो जा ना, तुझे किसने रोका है? पर अपने साथ उन दोनों को क्यों ले जा रहा है? वह दोनों कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि लॉलीपॉप का झांसा देकर कोई भी उन्हें अपने साथ लेकर चला जाए। देख तुषार, मैं तुझे बोल रहा हूँ, समझा उन दोनों को यहीं रहकर पढ़ाई करें और कुछ भी जो भी करना चाहें, लेकिन यहीं से उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देख निश्चय, अंकल ने बोला है मुझे, तू जाकर उनसे बात कर। और अब मैं चलता हूँ, वैसे ही परेशान हूँ और परेशान मत कर। अभी तुझे काहे की परेशानी है? मेरे पड़ोस की बकरी अपने पड़ोस वाले कुत्ते के साथ भाग गई है, मुझे इसी की परेशानी है। आप खुश, अब जाने दे मुझे। ओके, तो मेरी शादी तक रुक जा, तेरी शादी तक आ जाऊंगा। फिलहाल इन दोनों लड़कियों को कॉलेज का जुगाड़ कर दूं ले जाकर, और तू चिंता मत कर, तेरी बारात में नागिन डांस करने जरूर आऊँगा। फिर घड़ी देखते हुए बोला, अब आज्ञा दे मेरे भाई, मैं चलता हूँ। बोलते हुए तुषार वहाँ से निकल गया और निश्चय ने गुस्से में कार के बोनट पे जोर का घूंसा दे मारा।
इन दिनों बाड़ी उससे कोई बात नहीं कर रही थी। मजबूरी में उसने तुषार को बुलाया था, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये लड़की इतनी जिद्दी हो जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ये लड़की उससे नाराज होकर इतना बड़ा फैसला लेगी। और हैरानी इस बात की थी, हर बार की तरह मिनी इस बार भी उसके साथ ही थी, उसके फैसले के सपोर्ट के लिए। क्या हुआ बाड़ी? मिनी ने बाड़ी के हाथों में कॉफी पकड़ाते हुए बोली, जो खिड़की पर बाजू टिकाए हुए बाहर अस्त होते सूर्य की लालिमा को निहारे जा रही थी। आज इन दोनों को तुषार के साथ आए हुए 1 हफ्ते पूरे हो चुके थे, लेकिन इन 7 दिनों में बाड़ी ने ना तो निश्चय को फोन किया था और ना ही उसका फोन रिसीव किया था। अगर कुछ था तो बस खुद से नाराजगी। शायद नाराजगी इस बात की थी, उसने निश्चय के लिए खुद की पहचान को ही जैसे नकार दिया था। शायद यही वजह थी कि निश्चय को उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। कॉफी का एक सिप लेते हुए मिनी को बोला, तुझे पता नहीं, अगर हम किसी चीज के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करें और वह हमें तब भी ना मिले, जबकि हमें पता हो कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो तुझे पता है वह चीजें हमें क्यों नहीं मिलती। अब मिनी ने बाड़ी की तरफ गौर से देखा तो चेहरे में उसके कोई भाव नहीं था। कुछ था तो बस आंखों में सब कुछ खो देने का दर्द। उसने धीरे से बोला, क्यों? बाड़ी ने अब की बार तल्खी से जवाब दिया, क्योंकि उसी शिद्दत से अगला इंसान हमारा होना नहीं चाहता। और इतना बोलकर बाड़ी ने जोर से अपनी आंखें रगड़ी और एक बार फिर वही नज़ारा देखने में खुद को गुम कर लिया। अब मिनी समझ चुकी थी कि बाड़ी अब अपनी जिंदगी के दरवाजे बहुत बुरी तरह से दुनिया के लिए बंद कर चुकी है। उसने बाड़ी के हाथ से कप लिया और किचन की तरफ बढ़ गई। बाड़ी ने ध्यान नहीं दिया कि मिनी के हाथ में उस वक्त फ़ोन था, जबकि मिनी फ़ोन कम ही यूज करती थी। फ़ोन को कान में लगाते हुए मिनी बोली, हाँ भाई बोलिए। मैं बाड़ी को कॉफ़ी देने लगी थी, इसलिए जवाब नहीं दे पाई। हम दोनों ठीक हैं, आप फिक्र मत कीजिए, परेशान मत होइए। रही बात आपकी शादी में आने का, तो मुझे आपकी दुल्हन कुछ खास पसंद नहीं, तो बिना मतलब वहाँ मुंह बनाकर खड़े रहने से अच्छा हम नहीं आए तो ठीक है। हम लोग तुषार भाई के पुराने घर में रहते हैं, तुषार भाई अपने फ्लैट में रहते हैं और आंटी समाज सेवा में। उनके आने जाने का कोई अपडेट नहीं, पर दिल की बहुत अच्छी हैं। चिंता मत कीजिए, वह पहले जैसे ही अब भी हमसे प्यार करती हैं। मिनी ने फ़ोन कट कर दिया। दूसरी तरफ मिनी के फ़ोन के कट करते ही निश्चय ने एक नज़र फ़ोन को देखा, पर अपनी आंखें बंद कर ली। शायद अब बाड़ी सच में उससे दूर हो चुकी है। उसका फ़ोन चालू था जब मिनी कॉफ़ी का मग लेकर बाड़ी के पास गई थी। उसने उसकी बातें भी सुन ली थीं। यहाँ घर में उसकी शादी की तैयारियां हो रही थीं और दूसरी तरफ उस लड़की ने धीरे धीरे से उससे दूर जाने के सारे रास्ते तलाश कर लिए थे। आज घर पर रूही अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। उसे देखकर लग रहा था वह कोई खास खुश नहीं है। कहीं बाहर चलें, यहाँ जिस काम से आए हो वह करो, मुझसे क्लोज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तो शादी होने ही वाली है आपसे, और अब मैं शादी के लिए सीरियस हूँ। मैंने पहले ही कहा था, वक्त रहते जो करना है करो। मैं बस यही बताने आई थी कि मैं दिल से रिश्ते को निभाना चाहती हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ। दिल में किसी और को बिठाकर मेरे साथ फेरे मत लेना। पिछला सब भूलकर हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। इतना बोलकर रूही निश्चय के पास आकर, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, रूही ने अपने पंजे उठाए और निश्चय के होठों को अपने होठों से हल्के से छुआ और बाहर निकल गई। इस बीच उन दोनों ने ही नोटिस नहीं किया कि कोई खड़ा उन दोनों की पिक्चर्स ले रहा है, और निश्चय तो रूही के इस एक्शन से ठगासा रह गया। जैसे ही उसे ध्यान आया, वह गुस्से में जैसे अंगारों से नहा गया हो। वो तुरंत अपने कमरे में जाकर इतने जोर से मुंह धुलने लगा जैसे कोई बुरी चीज उसके मुंह में लग गई हो। काफी देर तक वह वैसा ही करता रहा। फिर आकर जैसे ही बेड पर लेटा, एक बार फिर अपना फोन उठाकर उसकी स्क्रीन को देखने लगा, जिस पर बाड़ी की प्यारी सी डीपी लगी थी। जरूरी नहीं आप पत्थर दिल होने का दावा करें तो आप सच में पत्थर के हो गए। हम तो प्यार के उन गहराइयों में गोते लगाए बैठे हैं जहाँ से ऊपर सिर्फ लाश आती है, और एक उन्हें लगता है कि हम प्यार की परिभाषा नहीं जानते। कमरे में जैसे ही किसी के आने की आहट हुई, निश्चय ने स्क्रीन ऑफ करते हुए दरवाजे की तरफ देखा तो पाया तुषार उसे ही देख रहा है। वह आगे बढ़ते हुए निश्चय के गले लग गया। वह कुछ समझ पाता इसके पहले ही तुषार ने अपने भराए गले के साथ बोला, यार तू ये शादी मत कर। अब निश्चय ने हैरानी से तुषार की तरफ देखा तो वह नजरें चुराने लगा। निश्चय सवालिया ढंग से अपनी आईब्रो उठाई तो तुषार ने इधर उधर देखते हुए हल्के से बोला,
तुझे पता है, मैं और रूही 2 साल पहले मिले थे, जब मैं माँ के किसी काम के लिए इंग्लैंड गया था। मैंने तुझे बताया था ना एक बार, मैं किसी लड़की को डेट कर रहा था और फिर मैंने उसे छोड़ दिया था। निश्चय अब भी उसे ऐसे ही घूर रहा था। वह लड़की रूही थी यार। तुषार ने बोला। तो तुम दोनों जब मिले थे बाड़ी की बर्थडे पार्टी में, तब तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। हाँ, क्योंकि वह मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और शायद गलती भी मेरी ही थी। मुझे ही अपने दिल की बात थोड़ा देर में समझ में आई। काफी देर तक दोनों में कुछ बातें होती रहीं। फिर तुषार निश्चय के गले लग गया और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ कमरे से बाहर चला गया। इस बार निश्चय के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी। अरे निश्चय, ये क्या है? बोलती हुई मिसेज थापड़ ने पगड़ी उठाते हुए निश्चय से बोली, जिसमें सामने मोतियों की ढेर सारी लड़ी लटक रही थी। हमारे यहाँ दूल्हे का चेहरा छुपाने का कोई रिवाज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो है ना, और ये मैं लेकर आई हूँ। पीछे से एक मधुर स्वर सुन पूजा जी ने पलटकर देखा तो खुशी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सामने तुषार की माँ त्रिशा मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उनके बगल में मिनी भी खड़ी थी, जिसे देखकर निश्चय के चेहरे पर मुस्कुराहट आकर चली भी गई। जब उसे महसूस हुआ मिनी अकेली ही है वहाँ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बोलती हुई त्रिशा आकर पूजा के गले लग गई। बहुत अच्छा लगा। चल, कम से कम निश्चय की शादी के बहाने ही सही तू यहाँ आई तो। फिर मिनी को देखकर इधर उधर देखते हुए बोली, मिनी, क्या मेरी बाड़ी भी आई है? मिनी ने सपाट लहजे में जवाब दिया, नहीं माँ, मैं अकेले ही आई हूँ आंटी के साथ। बाड़ी की तबीयत ठीक नहीं थी। तभी निश्चय ने घबराते हुए जल्दी से पूछा, क्या हुआ बाड़ी को? वह तो खुद के लिए लापरवाह है, मुझे पता है, लेकिन तुम क्या कर रही थीं? इसीलिए उसके साथ गई थीं। अब वहाँ खड़ी तीनों उसे अजीब सवालिया नजरों से देखने लगी तो उसने खुद को संभालते हुए बोला, मेरा मतलब है, पापा सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे ना? हाँ, ये भी सही है। मिनी की बात का मतलब तुम समझे नहीं। तबीयत खराब का मतलब उसके सफ़र की थकान से है। 2 दिन पहले वह कॉलेज ट्रिप पर गई थी ना, तो थकी हुई थी, इसीलिए नहीं आई। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने मिनी को अपने साथ लाए हुए कपड़े दिए और पूजा जी से कुछ बात करने लगी। दोनों आपस में बात करती हुई बाहर निकल गईं। मिनी कपड़े निश्चय को पकड़ाते हुए बिना मन के बोली, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। फिर कुछ रुककर, फाइनली आपको आपकी लाइफ पार्टनर मिल गई। आई प्रे कि उनके साथ आप हमेशा खुश रहें। इतना बोल मिनी वहां से चली गई। उसके जाते ही तुषार कमरे में आता हुआ बोला, निश्चय, ये मिनी किसके साथ आई है? निश्चय ने बिना मन के जवाब दिया, आंटी जी के साथ। तुषार, अच्छा हुआ माँ आ गई। हम, निश्चय ने अपनी सोच में खोए खोए ही बोला। तुषार, अच्छा रूही से बात हुई तेरी? निश्चय, हाँ, अब उसे मुझसे शादी करने की बहुत जल्दी है। अचानक से पता नहीं क्यों, लेकिन वो जल्द से जल्द शादी करना चाह रही है और उसने मुझे वार्निंग भी दी है कि मैं शादी से कदम पीछे ना हटाऊं, वरना अच्छा नहीं होगा। तो सर, तो तूने उसे समझाया नहीं मेरे बारे में कि मैं उसको लेकर सच में सीरियस हूँ? ऐसे कैसे वो तुझसे शादी करने के लिए इतना जल्दबाजी कर रही है? मुझे लगा था तू उसे समझाएगा और वह शादी के लिए मना कर देगी। निश्चय, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सब तो तुझे पहले सोचना चाहिए था ना। और अभी तक कर क्या रहा था? कितने टाइम पहले तेरा ब्रेकअप हुआ, उसके बाद भी तूने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की शादी के लिए शायद, इसीलिए वह बेचारी बार बार मुझे मना कर रही थी। और तुझे तो पता है अब सारे गेस्ट आ चुके हैं, आज शादी का दिन है, अब तो शादी होगी ही, चाहे जैसी सिचुएशन में हो। मंडप में फेरे चल रहे थे और मिनी अपने आंसू साफ करते हुए फोन पर बाणी से बात कर रही थी। बोला था तुझे, मेरा भाई तो है ही गधा, नालायक और पता नहीं क्या क्या, लेकिन तूने तो कदम ऐसे ही बिना कुछ किए पीछे खींच लिए। दूसरी तरफ बाणी अंगारों पर लौटते हुए बोली, कहाँ कुछ नहीं किया, इतना कुछ तो किया। साला मेनका बन के उसके सामने गई थी, लेकिन इतना बड़ा तपस्वी निकला कि क्या ही बताऊं। उस विश्वामित्र की तपस्या ही भंग नहीं हुई। अब तू क्या चाह रही थी और क्या करती मैं? और कुछ बचा था उसके सामने करने के लिए? मिनी तो अब बिलबिला कह रही है, हो रही है भाई की शादी उस छिपकली से। बोला था मैं, पापा से बोल दे जाकर कि तेरे बर्थडे वाली रात नशे में भाई और तेरे बीच गलती से मिस्टेक हो गया। फिर क्या था, पापा गुस्से में भाई को जूते से पीटकर अधमरा करते और तुम दोनों की शादी करा देते। तुझे तो पता है उनको इज्जत बहुत प्यारी है। एक बार फिर मिनी ने अपनी बातों से बेवकूफ़ी का परिचय दिया।
मिनी की बातें सुनकर बाड़ी खिसियानी सी बोली, अब बस कर दे बहन, कभी कभी तो मुझे भी डाउट होता है तू निश्चय की बहन है या दुश्मन। यही करके उसे अपनाना होता तो कब का बना लेती। ये बात मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से कौन जान सकता है कि मशहूर बिजनेसमैन निश्चय थापड़ मेरे सामने बस एक कागज का शेर है, फिर चाहे उलट पुलट कर मैं उसे चूहा ही बना दूं। मैं चाहती थी कि भले मैं उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ूं, लेकिन बदले में अपनी हथेली पर उसकी उंगलियों का दबाव महसूस करूं। इस बार मिनी ने भी महसूस किया कि बाड़ी की आवाज़ भरभराई हुई है। तभी पंडित जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये शादी संपन्न हुई और दूसरी तरफ से बाड़ी का फ़ोन कट चुका था। शायद उसने भी सुन लिया था और अब समझ भी चुकी थी कि उसका निश्चय से सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ था तो एक नई शुरुआत। बाड़ी बाड़ी, हेलो हेलो, एक बीप की आवाज़ के साथ फोन कट गया। मिनी सामने बड़ों से आशीर्वाद लेते हुए अपने भाई भाभी को देख रही थी। उसकी आंखें जलने लगी थीं। अपनी आंखें रगड़ती हुई वह तेजी से बाहर निकल गई। किसी ने नहीं देखा कि वो अकेले ही बाहर की तरफ निकल गई है। विदाई के पहले जब दूल्हे ने अपनी पगड़ी उतारी तो उसे देखकर परिवार के सभी लोग हैरान रह गए। रूही की माँ ने भी जाकर रूही का भी घूंघट उठा दिया। दुल्हन तो वही थी, लेकिन दूल्हा बदल गया था। मंडप मेहमानों से भरा हुआ था। ये देखते हुए सभी ने चुपचाप से विदाई का कार्यक्रम भी समाप्त किया। ये सब हो क्या रहा है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि जब शादी नहीं करनी थी तो पहले बताना चाहिए था। यूं मंडप पर दूल्हा बदलने का क्या मतलब? और निश्चय बेटा, हमने शादी के लिए कोई दबाव नहीं डाला था आप पर, फिर ये सब क्या है? बोलते हुए रूही के पापा ने निश्चय को अपनी दहकती आंखों से देखा। सभी लोग बारी बारी से निश्चय से सवाल पूछ रहे थे। निश्चय बस सर झुकाए खड़ा था और वहीं सबकी बातों में विराम लगा जब रूही ने आगे बढ़कर तुषार के गाल पर खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। सभी लोग हैरानी से रूही को देखने लगे, जो रूही कुछ देर पहले तक शांत खड़ी थी। अचानक से ये क्या रिएक्शन दिया था उसने? सभी तुम्हारे दोस्त को कोस रहे हैं और तुम अभी भी चुप हो जैसे पहले थे। तुम सच में बस अपना ही सोच सकते हो और किसी का नहीं। पहले भी तुमने सिर्फ अपना ही सोचा था और अभी भी बस अपना ही सोच रहे हो। इतना बोलकर रूही निश्चय के पास आई और बोली, इसीलिए मैंने मना किया था कि मुझसे शादी मत करो, क्योंकि मेरा अपना पास्ट था जो मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकती थी। लेकिन उस पार्टी वाली रात मैंने अपने पास्ट को प्रेजेंट में देख लिया था और बस उसी घबराहट में मैंने जल्द से जल्द तुमसे शादी करने का फैसला किया था। मैं नहीं चाहती थी कि एक बार फिर मैं इस धोखेबाज इंसान के धोखे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं, लेकिन देखो ना, इसने अपने मन का ही कर लिया। बोलती हुई रूही ने अपने आंसू गिरती आंखों पर हाथ रख लिया। सभी लोग हैरानी से उन तीनों को देख रहे थे। इस बार त्रिशा तुषार के सामने खड़ी थी। उनके गुस्से में लाल आंखें देखकर तुषार ने सिर पिटाते हुए बोला, माँ देखो, मैं सब बताता हूँ। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। मैं सच में रूही से प्यार करता हूँ। मैंने इसे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन ये गुस्से में यहाँ आ गई थी। अभी भी मैं इसे ही ढूंढ रहा था, लेकिन निश्चय की शादी का पता चला और जब मैंने रूही को देखा तो समझ गया कि वह बस सबकी खुशी के लिए ये शादी कर रही है। और जब मैंने इससे बात करने की कोशिश की तो मुझसे बात करना तो दूर, मेरे सामने भी नहीं आना चाहती थी। निश्चय ने भी रूही से बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मजबूरी में हमें ये फैसला लेना पड़ा। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो एक साथ 3 जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैं रूही से सच में बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज बिलीव मी। पिछली सारी गलतियों के लिए आई एम सॉरी। इतना बोलकर रूही के पास जाकर कान पकड़ते हुए बोला, बहुत परेशान कर लिया, अब तो मान जाओ। देखो तुम ही सोचो, अगर ये शादी हो जाती तो क्या तुम खुश रहती? रूही अब भी सुबक रही थी। तुषार भी चुपचाप खड़ा था। शायद अपनी तरफ से उसने अपने प्यार को मनाने की पूरी कोशिश कर ली थी। अब सभी लोग रूही के जवाब का इंतजार कर रहे थे। जब आत्मा में कोई और बसा हो तब हाथ किसी का और नहीं थामा जाता। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। खुशकिस्मत हो कि दोबारा मौका मिला है। मानता हूँ एक दूसरे से गुस्सा हो, पर नफरत नहीं करते। पति पत्नी की बातें आपस में सुलझ जाएं, वही बेहतर है। इसीलिए जो भी फैसला हो आपस में सोच समझ कर लेना। लेकिन अगर मेरी मानो तो वक्त रहते हाथ थाम लो एक दूसरे का, इससे पहले कोई तीसरा बीच में आ जाए। इतना बोलकर निश्चय ने रूही का हाथ तुषार के हाथ पर रख दिया। इस बार रूही ने तुषार के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए एक जोरदार थप्पड़ और उसके गाल पर चिपका दिया
और झटके से उसके गले लगती हुई बोली, यू स्टूपिड इडियट, अगर तुम देर कर देते तो क्या होता मेरा? पहले आकर माफ़ी नहीं मांग सकते थे? अरे अगर माफ़ी नहीं मांग सकते थे तो मेरे पापा से मेरा हाथ ही मांग लेते। सारी बातें शांति से निपट गईं। रूही के माँ पापा अपने घर जा चुके थे। तृषा तुषार और रूही को लेकर थापड़बेला में ही रुकी हुई थी। इन सब में किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि मिनी घर पर नहीं थी। अचानक से निश्चय ने चारों तरफ देखते हुए बोला, आंटी मिनी आपके साथ आई थी ना? तृषा, हाँ आई थी, साथ ही थी। फिर चारों तरफ देखते हुए, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने देखा नहीं। लास्ट टाइम मैंने उसे तुम्हारे कमरे में देखा था, जब मैंने कुछ कपड़े दिए थे तुम्हारे लिए। माँ, मिनी बिना बताए कहीं नहीं जाती है। फिर उसका फ़ोन लगाया तो फ़ोन की रिंग आसपास सुनते हुए वह बाहर की तरफ को निकल गया तो पाया कि उसका फ़ोन तो बाहर गिरा हुआ है। उसने फ़ोन उठाकर चेक किया तो लास्ट कॉल पर बाड़ी का नंबर शो हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक बार फिर बाड़ी का ऑफिस में उसे मनाना याद आ गया तो अपनी आंखें खोल दी। चारों तरफ मिनी को आवाज़ लगाते हुए ढूंढने लगा, लेकिन मिनी का कुछ पता नहीं चला। घर पर भी सभी लोग परेशान थे। किसी को नहीं पता था आखिर मिनी गई तो कहाँ गई। घर पर सभी लोग परेशान हो गए थे। तभी एक बार फिर मिनी का फ़ोन बजने लगा। निश्चय ने फ़ोन देखा तो स्क्रीन पर जिगर का टुकड़ा नाम फ्लैश हो रहा था। ये बाड़ी का ही नंबर था जिसे मिनी ने इस नाम से सेव कर रखा था। निश्चय को ये बात पता थी, तभी तो फ़ोन के लास्ट कॉल में ही पहचान गया था कि लास्ट टाइम मिनी की ही बाड़ी से बात हुई थी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और कुछ बोलने को हुआ कि सामने से आवाज़ आई, मिनी की बच्ची, मैंने गुस्से में फ़ोन क्या काटा? तू तो अपने उस लंपट भाई की तरह इग्नोर ही करने लग गई। अरे अभी अभी दिल टूटा था मेरा, तूने दिलासा देने के बजाय दोबारा फ़ोन किया ही नहीं। वह अपने दुख की कहानी और आगे विस्तार से बताती, उससे पहले ही निश्चय ने उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, मिनी ने लास्ट टाइम तुमसे क्या बात की थी बाड़ी? बाड़ी पहले तो निश्चय की आवाज़ सुनकर चौंक गई और फिर बोली, और ये बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये वक्त गुस्सा करने और गुस्सा दिलाने का नहीं है बाड़ी, जल्दी बताओ, उसने तुमसे कुछ बोला था? एक बार फिर निश्चय ने सीरियस होकर पूछा। उसकी आवाज़ में बेचैनी झलक रही थी। बाड़ी ने कुछ गलत होने की आशंका महसूस की तो हल्के से बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम दोनों तुम्हें कोस रहे थे। क्या हुआ है? देखो मुझसे झूठ मत बोलना। तुम्हें पता है मिनी के मामले में मेरी सोच सबसे अलग है। उसे लेकर मैं हमेशा ही भावुक रही हूँ। तो जो भी है मुझे सच सच बताना, झूठ मत बोलना। अब निश्चय ने हताशा से जवाब दिया, मिनी कहीं मिल नहीं रही। हमने हर जगह ढूंढा, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसे कैसे नहीं मिल रही है? वह कोई सामान है क्या जो खो गई? बाड़ी की आवाज़ में बेचैनी साफ साफ पता चल रही थी। पता नहीं सब क्या देखते सुनते रहते हैं, सबको अपनी पड़ी है। मेरी मिनी किधर गई? मैं बता रही हूँ, आपकी लापरवाही से अगर मेरी मिनी किसी मुसीबत में हुई तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। बोलती हुई बाड़ी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। निश्चय को बाड़ी का मिनी के लिए परेशान होना समझ आ रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा बैक सपोर्ट की तरह रहती थी। उसने दोबारा से मिनी को चारों तरफ ढूंढने का फैसला किया तो वहीं दूसरी तरफ बाड़ी ने भी मिनी के लिए वापस जाने का फैसला किया। एक बार तू मिल मिनी, मुझे मार मार कर तेरे गाल लाल नहीं कर दिए तो बाड़ी नाम नहीं मेरा। तेरी वजह से मुझे उस जगह वापस जाना पड़ रहा है जहाँ मैं कभी जाना नहीं चाहती थी। अब मुझे उसके बगल में अपनी जगह उस रूही को देखकर कैसा लगेगा तुझे तो पता होगा ना। बाड़ी खुद से ही बातें करती हुई एयरपोर्ट से बाहर निकली। बाहर निश्चय और तुषार खड़े दिखाई दिए। जैसे ही और पास आई तो पीछे से रूही निकलकर उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर एक बार फिर बाड़ी का खून खौल उठा। उसने जहर भरी नज़र से निश्चय को देखा और फिर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए रूही की तरफ देखकर बोली, कॉन्ग्रेचुलेसन रूही, अपने हनीमून पीरियड में मेरी मिनी की वजह से आपको परेशान होना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। उसने ये ताना निश्चय की तरफ देखकर मारा था। रूही और तुषार उसकी इस बात को कुछ समझ नहीं पाए थे, लेकिन निश्चय बाड़ी की जलन भरी बातें समझ रहा था। वो कुछ बोलने को हुआ था कि तभी बाड़ी ने बीच में ही बात काटते हुए आगे बढ़कर बोली, मुझे अभी कोई बकवास नहीं सुननी है, पहले मिनी मिल जाए उसके बाद देखेंगे। पता नहीं कैसी पुलिस है, एक बच्ची का पता नहीं लगा पाई।
और कैसे ये बड़े लोग हैं, 2 दिन से एक बच्ची का पता नहीं लगा पाए हैं कि वह कहाँ है, किस हाल में है। बोलती हुई बाड़ी ने अपने आंसू साफ किए। गॉड, ये कहाँ फंस गई मैं, घर से भी आई तो पता नहीं कहाँ फंस गई। बोलती हुई वह इधर उधर देख रही थी कि तभी 2 लड़के आपस में बात करते हुए उधर ही आ रहे थे। अभी तक उस लड़की पर उनकी नजर नहीं पड़ी थी। लड़की ने राहत की सांस ली और पास में खड़ी अनलॉक कार को देखकर जाकर उसमें बैठ गई। उधर वह दोनों लड़के आपस में बहस करते हुए उस कार के पास ही खड़े थे। तभी एक तीसरा लड़का वहां आकर इन दोनों को घूरते हुए जैसे कार की ड्राइविंग सीट में बैठने को हुआ। उन दोनों में से एक लड़के ने बोला, क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा है? उस लड़के की बात सुनकर भी अनसुना करते हुए वह लड़का कार के अंदर आ चुका था। उसने तेजी से कार आगे बढ़ा दी। पीछे की सीट पर बैठी वह लड़की अब घबराहट में पसीना पसीना हो गई थी। फिर भी उसने इस वक्त चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ देर बाद कार एक बंगले के अंदर आकर रुकी। कार से उतरकर वह लड़का अंदर की तरफ चला गया। उसके जाते ही पीछे बैठी लड़की ने राहत की सांस ली और कार खोलकर चुपके से बाहर निकली। वह बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उसके कान में लड़के की आवाज सुनाई दी, ओ लड़की, मृत्युंजय की कार में कोई आकर बैठ जाए और उसे पता ही ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कार में बैठी अपनी मर्जी से थी, लेकिन इस बंगले से बाहर जाओगी मेरी मर्जी से। उसकी आवाज सुनकर उस लड़की ने वापस मुड़कर देखा तो लड़का हाथ बांधे खड़ा उसे ही देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, अबे ये क्या बात हुई, कहाँ 2 के चक्कर से फरार हुई तो तीसरे में आकर उलझ गई। मुझे तो लगा था ये लड़का अंदर चला गया, ये तो यहीं खड़ा मुझे घूर रहा है। उस लड़के ने इशारे से उस लड़की को अपने पास बुलाया और बोला, क्या मैं जान सकता हूँ तुम मेरी कार में क्या कर रही थी? वह असल में भटक गई थी। रास्ते में 2 लड़के मेरे पीछे पड़ गए थे, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। फिर मुझे आपकी कार दिख गई तो मैं उसी में छुप गई थी। फिर आप अपनी कार यहाँ लेकर आ गए। अब आगे क्या बताएं? ये बात उस लड़की ने बहुत ही भोलेपन से बोला था। उसके बचपने भरी बातें सुनकर उस लड़के के होठों पर मुस्कान तैर गई। फिर उसने खुद को नॉर्मल करते हुए दोबारा बोला, और तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जी, मिनी थापड़ नाम है मेरा। हम तो घर कैसे जाओगी? मैं फ़ोन करके चली जाऊंगी, तो करो फ़ोन। घर से निकलते हुए शायद मेरा फ़ोन गिर गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मिनी ने अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए संकोच से जवाब दिया, मैं आपके फ़ोन से फ़ोन कर लूँगी। हम ठीक है, रात काफ़ी हो गई है, कल सुबह कर लेना। अभी के लिए चलो, यहीं आराम कर लो। एंड डोंट वरी, मेरे घर में मेरी दादी और माँ रहती हैं, तुम कंफर्टेबल रह सकती हो। इतना बोलकर वह उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। वह कुछ कदम चली होगी कि अचानक से उसने अपना सर पकड़ा और गिरने लगी। आंख बंद करने से पहले उसने मृत्युंजय का चेहरा देखा और फिर बेहोश हो गई। ड्राइंग रूम में मृत्युंजय अपनी माँ और दादी के सामने मिनी को बाहों में उठाए खड़ा था। अपनी माँ और दादी के सवालों से परेशान होकर उसने इरिटेट होकर बोला, अगर आप दोनों के सवाल जवाब खत्म हो गए हों तो क्या मैं इस लड़की को अंदर रूम तक ले जा सकता हूँ? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। मृत्युंजय के जाते ही उसकी माँ ने अपने बगल में खड़ी बुजुर्ग महिला से मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मुझे लगता है मुझे बहू और आपको आपकी पोता बहू मिलने वाली है। बुजुर्ग महिला ने भी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे भी ऐसा लगता है। आज पहली बार तो ये लड़का किसी लड़की को अपने साथ लेकर आया है और हमसे तरह तरह के बहाने बना रहा है। खैर, हमें क्या, हम तो इसी में खुश हैं कि इसे कोई तो पसंद आई। अब चल, हम लोग आराम करते हैं। इतना बोलकर वह दोनों अपने अपने कमरे में चली गईं। मिनी को कमरे में लिटाकर मृत्युंजय ने डॉक्टर को कॉल कर तुरंत बुलाया और कुछ ही देर में वह उसके कमरे में खड़ा मिनी को चेक कर रहा था। कुछ मेडिसिन स्लिप में लिखकर मृत्युंजय को पकड़ाते हुए उसने बोला, ज्यादा स्ट्रेस और थकान की वजह से इनका बीपी लो है, होश में आ जाएं तो कुछ खिला दीजिएगा और ये मेडिसिन मंगा लीजिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। जवाब में मृत्युंजय ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। डॉक्टर को बाहर जाकर छोड़कर वापस मिनी के पास आकर बैठ गया। दूसरे दिन मृत्युंजय किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। उसे लगा था मिनी अपनी फैमिली में फोन करने के बाद अपने घर चली जाएगी, लेकिन उसकी सोच से उलट मिनी की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। इसी वजह से वह मृत्युंजय के घर पर ही रही। उसने कई बार निश्चय के फोन में फोन करने की कोशिश भी की, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। ऐसे ही एक दिन बीत गए। इन 2 दिनों में मिनी ने
मृत्युंजय की माँ और दादी के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी। दूसरे दिन बाद जब मृत्युंजय घर वापस आया तो डिनर टेबल पर अपनी माँ और दादी के साथ चहक चहक कर बात करते हुए मिनी को देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गईं। उसने वहां आकर मिनी का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए था। मिनी बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, तो क्या करती, कहाँ जाती? मुझे तो अभी भी पता नहीं कि आपका घर कहाँ पर है। मुझे बस अपना घर पता है। मैंने भाई को कॉल किया था लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा है। अब आप ही बताओ, ऐसे में मैं क्या करती? ठीक है, कल सुबह मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़कर आऊंगा। इतना बोलकर वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद मिनी मृत्युंजय के कमरे के अंदर खड़ी चारों तरफ देख रही थी। फिर उसके बेड में बैठते हुए बोली, अरे ये कहाँ गए? मैं तो थैंक यू बोलने आई थी लेकिन पता नहीं कहाँ रह गए। कोई नहीं, मैं यहीं बैठकर वेट कर लूंगी। बोलती हुई टेबल से एक मैगजीन उठाई और जैसे ही उसके पन्ने पलटने को हुई तभी दरवाजा खुलने की आवाज से उसने सर उठाकर देखा तो टॉवल लगाए मृत्युंजय बाथरूम का दरवाजा बंद कर रहा था। वह जैसे ही पलटा अचानक अपने सामने मिनी को देखकर गुस्से में भर गया। वहीं दूसरी तरफ मिनी ने एक गहरी नजर मृत्युंजय के ऊपर से नीचे तक डाली और खुद से ही बोली, वाह क्या बॉडी बनाई है आपने। मतलब किसी की नजर आप पर पड़े तो चेहरे से फिसलकर सीधे आपके एब्स पर गिर जाए। अपनी तरफ से वो उसने धीरे से बोला था लेकिन उसकी बात मृत्युंजय ने सुन ली थी। निकलो मेरे रूम से अभी के अभी। खुद पर चिपकी मिनी की निगाहों से अंदर ही अंदर कुछ अलग सा फील करते हुए दिखावटी गुस्से में मृत्युंजय ने मिनी को कमरे से बाहर निकलने का ऑर्डर दिया। अरे जा रही हूँ। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे क्या ही कर दिया है मैंने। मैं तो बस थैंक यू बोलने आई थी, मिनी ने तुनकते हुए जवाब दिया और तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और अगली बार ऐसे मवाली टाइप के लोगों से दूर रहना। अकेले घर से बाहर मत निकलना और हो सके तो हम लोगों से मिलने आया करना। बोलती हुई मृत्युंजय की माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा जो अपने घर जाने से पहले उन दोनों से मिलने आई थी। दादी ने भी उसे प्यार से हाथ फेरते हुए दोबारा आने के लिए बोला। यहाँ आकर मिनी को लगा ही नहीं था कि वह किसी अनजान घर में आई है। सही कहा था मृत्युंजय ने कि उसकी दादी और माँ के साथ वह कंफर्टेबल रहेगी। घर से निकलते वक्त उनसे मिलकर मिनी की आंखें नम हो गई थीं। अरे तो ऐसा हुआ था उस दिन, थापड़ बिला में बैठी वाणी ने बोला जब मिनी ने सारी बात बताई। ये कि जब वह वाणी से बात करने के बाद बाहर निकली तो गेट से बाहर कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। उनसे बचने के चक्कर में वह काफी दूर निकल गई थी और वहां भी जब उन मनचलों ने पीछा नहीं छोड़ा तो किसी तरह वह मृत्युंजय की कार में छुप गई थी। और फिर क्या हुआ वह सभी को बता दिया। वाणी ने उसके पास बैठे बैठे ही एक नज़र मिनी के बगल में बैठे शख्सियत पर डाली। देखने में ही ऊंची शख्सियत का मालिक लग रहा था वह। फाइनली मिनी घर आ चुकी थी। मृत्युंजय ने उसे ठीक ठाक से घर पहुंचा दिया था। इस वक्त वह थापड़ बिला में बैठा मिस्टर थापड़ से मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। इन सब में निश्चय की नज़र पूरी टाइम बाड़ी पर ही थी। उसे बाड़ी को मृत्युंजय की तरफ इस तरह से देखना उसे कुछ और ही लग रहा था, लेकिन उसने कुछ बोलने के लिए वक्त सही नहीं समझा और चुपचाप वहां बैठा रहा। कुछ देर बाद मृत्युंजय वहां से जा चुका था और बाड़ी और मिनी को अभी तक तुषार और रूही की शादी का कुछ पता नहीं था। वह दोनों तो बस यही सोच रही थी कि रूही की शादी निश्चय से हुई है। इसी गुस्से में और दोनों ने घर में किसी से बात नहीं की और अपने कमरे में चली गईं। दोनों ने रात के डिनर के लिए भी मना कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ निश्चय काफी बार उन दोनों से बात करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन उन दोनों ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तुझे पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता था कि वो बस मुझसे दूर भागता है, लेकिन वह भागकर इतना आगे निकल जाएगा ये मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। बोलकर बाड़ी रोते हुए मिनी के गले में झूल गई। चुप हो जा, मैंने कितने सारे जुगाड़ किए थे फिर भी शादी हो गई। पर अब तू चिंता मत कर, मैं द मिनी थापड़ अपने जिगर के टुकड़े के लिए बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम और डेसिंग क्या क्या जो भी होता है सारे गुड़ भर भर के तेरे लिए लड़का ढूंढ कर लाऊंगी और उससे तेरी शादी कराऊंगी। बोलते हुए मिनी ने बाड़ी का गाल खींचा। उसकी बात सुनकर बाड़ी मुंह बनाते हुए बोली, ऐ सुन, मुझे शादी की इतनी जल्दी नहीं पड़ी थी। मैं ये सोच रही थी कि कहीं उसकी शादी किसी और से ना हो जाए, बस इसलिए मैं उसके पीछे पड़ी थी। घर पर जब उसकी शादी का जिक्र होता था
तो मुझे उसे खोने का डर सताने लगता था। बस इसीलिए मैं सोचती थी कि उसे मुझसे प्यार हो जाए। और वह अपने आंसू पोंछती हुई मिनी का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, लेकिन देख, यहाँ मैं स्वाति बूंद के लिए प्यासी रह गई और बादल कहीं और जाकर बरस गया। चल कोई ना, हम लोग कल ही निकल रहे हैं, तू टेंशन मत ले। और अब जा, मेरे लिए मैगी बना कर ले आ। मिनी ने वाणी का मन डाइवर्ट करते हुए बोली। वाणी ने भी सिर हिलाकर हामी भरी और किचन की तरफ चल दी। वाणी किचन में मैगी बना रही थी कि उसे अचानक से किसी की आहट अपने पीछे सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे देखा तो निश्चय हाथ बांधे खड़ा उसे ही देख रहा था। वाणी ने पूरी तरह से उसे इग्नोर करते हुए मैगी बनाना जारी रखा, जबकि उसे निश्चय की नजरें खुद पर महसूस हो रही थीं। अभी भी वाणी कुछ नहीं बोली तो निश्चय खुद उसके पास आकर फ्लेम ऑफ करते हुए बोला, जल जाएगी। वाणी ने पलटकर देखा तो निश्चय उसके काफी करीब खड़ा था। ना चाहते हुए भी वाणी उसकी आंखों में देखने लगी। फिर अचानक से उसे जैसे ही उसकी और रूही की शादी की याद आई, उसने निश्चय के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो उसे धकेल पाती, निश्चय ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली और उसके चेहरे को देखते हुए आराम से बोला, ये क्या लगा रखा है वाणी तुमने? मैं कब से तुम दोनों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम जानबूझकर मुझसे दूर भाग रही हो। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? निश्चय की नजदीकी वाणी को खंजर की तरह चुभ रही थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने रूही और निश्चय का साथ खड़े होना बार बार नजर आ रहा था। गुस्से में वाणी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, हाथ छोड़िए मेरा मिस्टर थापड़, बीबी नहीं हूँ मैं आपकी। गलती से आपकी बीवी ने मुझे आपके साथ इस तरह से देख लिया और मुझे किसी ऐसे नाम की उपाधि दी जो अपमानजनक हो तो आप क्या करेंगे ये नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं सह नहीं पाऊंगी। आपकी नज़र में मेरी क्या वैल्यू है मुझे अच्छे से पता है, तो प्लीज मुझसे दूरी बनाकर रखें। खुश रहें अपनी जिंदगी में, भूल जाइए वह बातें जो मैंने आपको बोली थीं। आपके शब्दों में कहें तो बच्ची हूँ ना मैं, तो बचपना समझ लीजिएगा। इतना बोलकर वाणी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से वहां से निकल गई। निश्चय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथ का मुक्का बनाकर किचन के स्लैब पर दे मारा। हाथ छोड़िए मेरा मिस्टर थापड़। ये पहली बार था जब वाणी ने उसे मिस्टर थापड़ संबोधित किया था। हमेशा वह उसका नाम लेकर ही बुलाती थी। सामने देखा तो मैगी गैस पर रखी हुई थी। उसने 2 बाउल में निकाला और उसे लेकर मिनी के कमरे की तरफ बढ़ गया। मिनी ने वाणी का चेहरा देखा जो पसीना पसीना था। उसने उसके ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, क्या हुआ? ऐसा पसीना पसीना क्यों हुई है? वाणी वो किचन में। मिनी, क्या किचन में? तू वहाँ मैगी लेने गई थी ना? वाणी, हाँ, लेकिन वहाँ निश्चय। वह इतना बोल ही पाई थी कि मिनी उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, किचन में भाई कुछ कर रहे थे। वाणी ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ बोलने को हुई कि तभी मिनी ने उसकी बात बीच में ही कैच करते हुए कुछ सोचकर हतप्रभ सी बोली, क्या निश्चय भाई किचन में उस छिपकली के साथ रोमांस कर रहे थे और तूने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया? वाणी उसकी बिना मतलब की सोच को लगाम लगा पाती उसके पहले ही निश्चय कमरे में आता हुआ रूखे स्वर में बोला, जितना दिमाग इन फालतू की चीजों में लगा रही हो, इतना दिमाग खुद की सेफ्टी में लगाती तो तुम्हें 2 दिन मृत्युंजय के घर में नहीं बिताना पड़ता। मिनी को सुनाकर वह वाणी की तरफ जैसे ही पलटा, उसका गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर वाणी 2 कदम पीछे हो गई और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। टेबल पर मैगी की बॉल रखते हुए उसने दांत पीसते हुए बोला, मैगी किचन में ही छोड़ आई थी, वही देने आया था। अच्छा हुआ आ गया और तुम दोनों की सोच जान गया। वापस जाते हुए उसने वाणी की तरफ देखा और बोला, कभी कभी आंखें पढ़ना जुबान पढ़ने से ज्यादा कारगर होता है। इतना बोलकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मिनी ने अपनी मैगी की बॉल उठा ली और वाणी निश्चय की कही बात को गहराई से सोचने लगी। सारी पैकिंग कर ली तूने मिनी? नहीं यार, अभी कुछ कुछ बचा है, तो जल्दी कर ले, हमें निकलना भी है। बोलते हुए वाणी बाथरोब उठाकर बाथरूम में चली गई। मिनी ने जैसे तैसे पैकिंग पूरी की और कमरे से बाहर चली गई। ये क्या बात है मिनी, पहले तुम घर से बिना बताए चली गईं, अब अपने साथ साथ वाणी की भी पैकिंग करने के बाद बताने आई हो कि तुम दोनों जा रही हो। खुद के लिए मुसीबत तैयार करने में कौन सा मजा आता है मिनी तुझे? पूजा जी गुस्से में मिनी पर बरस पड़ी जब उसने बताया कि कुछ देर बाद वह दोनों निकलेंगी। मिनी पैकिंग करने के बाद अपनी माँ से बताने आई थी कि वह और वाणी जा रहे हैं। रिलैक्स माँ,
अब आपकी बहू आ गई हैं सेवा करने, तो मुझे नहीं लगता आपको हम दोनों की ज़रूरत है। और वैसे भी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या सोचते हैं। मिनी कटाक्ष करते हुए बोली। उसका बर्ताव पूजा जी को कुछ खास समझ नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ बाड़ी जैसे ही बाथरूम से बाहर आई तो उसकी नज़र कुर्सी पर बैठे निश्चय पर पड़ी और आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। निश्चय ने भी उसकी हालत का जायजा लिया। पिंक कलर का घुटने से ऊपर तक का बाथरोब पहने बाड़ी गीले बालों के साथ उसके सामने खड़ी थी। उसने तुरंत कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, जल्दी रेडी हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए आमने सामने बैठे थे। कुछ देर पहले वाली सिचुएशन की वजह से दोनों ही सामान्य नहीं हो पा रहे थे। कुछ देर खामोशी के बाद बाड़ी खुद को सामान्य दिखाते हुए बोली, क्या बात करनी है आपको मुझसे? सवाल सुनकर निश्चय ने नजरें उठाकर बाड़ी की तरफ देखा। हल्के गुलाबी रंग के सूट में गोल्डन कलर की चुनरी एक साइड में डाले हुए वह निश्चय की तरफ ही देख रही थी। उसके गीले बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। सच में बाड़ी सादगी में भी बहुत खूबसूरत लगती है। बस दो चीजें उसके पास धरोहर थीं, एक उसकी लंबी जुबान और दूसरी उसकी छोटी हाइट। बाड़ी को देखते हुए वो अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि एक बार फिर बाड़ी की आवाज ने उसे सपनों से हकीकत में लाकर पटक दिया। बाड़ी, क्या हुआ? क्या सोचने लगे? अब देखो, जो बोलना है जल्दी बोलो, हमें कुछ देर में निकलना भी है। मुझे शादी के बारे में कुछ बात। निश्चय ने अटक कर आधा अधूरा वाक्य बोला, जिसे सुनकर एक बार फिर बाड़ी बिफर पड़ी। शादी का नाम आते ही पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसे तपती सलाखों पर लिटा दिया हो। उसने उठते हुए कठोर स्वर में बोला, अगर तुम्हें यही बात करनी है तो आप जा सकते हो, मेरी पूरी बात तो सुनो। इसके आगे निश्चय ने जैसे ही बोलने को हुआ उसके पहले ही बाड़ी ने अपनी मुट्ठी कसते हुए बोली, अभी तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मन महसूस कर निश्चय वहाँ से चला गया। उसके जाते ही बाड़ी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आंसू की डोरी आंखों से बाहर गालों तक लुढ़क गई। जिस निश्चय से बात करने के लिए वह हर पल तैयार रहती थी, वह निश्चय आज उससे बात करने आया था और उसने खुद ही उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। आंसू अभी उसकी आंखों से बाहर निकल रहे थे कि तभी किसी की उंगलियों की छुअन उसे महसूस हुई। उसने आंख खोलकर देखा तो मिनी उसके आंसू पोंछ रही थी। अब क्यों रो रही है? जब कमरे से बाहर निकाल दिया तो यहाँ दिल से निकालना पड़ रहा है, फिर तू तो कमरे की बात कर रही है। चल, पापा ने बुलाया है। मिनी बाड़ी का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए बोली। परिवार के सभी लोग बैठे थे। जैसे ही मिनी और बाड़ी वहां पहुंचे, मिस्टर थापड़ ने उन दोनों को भी बैठने का इशारा किया और पूजा त्रिषा की तरफ देखते हुए बोले, भले किसी भी हालत में शादी हुई, पर शादी तो हुई है, और सच बोलूं तो ठीक ही हुई। बाद में पछताने से अच्छा था कि अभी थोड़ा परेशान हो गए। अब जबकि शादी हो गई है तो सोच रहा था न्यू कपल को रिसेप्शन मेरी तरफ से दे देता हूँ। उनकी बात सुनकर बाड़ी ने अपने बगल में बैठे निश्चय का हाथ इतना कसकर पकड़ा कि उसके हाथ पर बाड़ी के नाखून चुभ गए। बाड़ी ने ध्यान नहीं दिया कि उसने मिनी की जगह निश्चय का हाथ पकड़ा हुआ है। फिर बाड़ी और मिनी की तरफ देखते हुए बोले, और तुम दोनों वापस यहीं आकर पढ़ाई करोगी? 2 मिनट के लिए घर से निकली तो 2 दिन के लिए गायब हो गई। खुद का ख्याल तो रख नहीं सकती हो, और पढ़ाई बाहर जाकर करनी है। अब तुम दोनों चुपचाप से यहीं पढ़ाई करोगी। निश्चय ने भी उसी कॉलेज में टॉप किया था। सिलेबस समझ ना आए, निश्चय तुम लोगों को घर पर भी हेल्प कर देगा। तुषार तुम दोनों को यहाँ बैक करवाएगा और बाकी का काम निश्चय देख लेगा। पर पापा, मिनी ने अभी कुछ बोला ही था कि मिस्टर थापड़ ने कठोर शब्दों में उसे बोला, तुम्हारी बदतमीजी ऐसे ही रही तो ससुराल जाकर पढ़ाई करना। इतना बोलकर मिस्टर थापड़ वहां से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद धीरे धीरे सब उठकर चले गए, सिवाय निश्चय, मिनी और बाड़ी के। देख, पापा को पता नहीं कब अक्ल आएगी। तुझे ससुराल में रहकर पढ़ाई करनी थी और मुझे मायके में, तो मुझे ससुराल भेज रहे हैं और तुझे तेरे लिए सौतन ला दिए। अब इस मैटर पर कोई बात नहीं होगी और आखिरी बार बता रही हूँ, अब तू चुप रहेगी। इतना बोलकर बाणी ने उसका हाथ पकड़ते हुए ही कमरे की ओर चल दी। पीछे मिनी हैरानी से खड़ी उसे देखती रह गई, क्योंकि बाड़ी मिनी की जगह निश्चय का हाथ पकड़कर चली गई थी। कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए वह दूसरी तरफ बढ़ गई। बाड़ी जैसे ही कमरे में पहुंची, पूरे घर की लाइट ऑफ हो गई और दूसरी तरफ मिनी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास खड़ी हाथ में ग्रिप को घुमाते हुए मुस्कुराई और बोली, चलो ये तरीका काम कर जाए बस।
और बाड़ी मेरे धोखे में भाई को अपने मन की बात बता दे। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।